नाम से कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ जाता है और मैं चाहती हूं उसी जोश के साथ जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिसे मॉडरेट कर रहे हैं मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा। ओवर टू यू कार्तिकेय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खड़गे साहब, आपका दिन लंबा था। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। सत्ता का सम्मेलन हमारा प्रोग्राम है। आजकल एक चीज देख रहा हूं खड़गे साहब, सड़क हो या संसद, रैली हो या जनसभा, बीजेपी नेताओं की जुबान पर आप ही का नाम होता है। क्यों? अब डेमोक्रेसी में विपक्ष का नाम लेना जरूरी रहता है और विपक्ष को भी जो रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं उनका भी नाम हम लेना पड़ता है। तो ये जबान पे तो है उनके, लेकिन मैं उनके दिल में नहीं हूँ, जबान पे हूँ। और हमेशा रूलिंग पार्टी ये चाहती है कि विरोधी पक्षों के साथ एक दुश्मनी का या उनके साथ ठीक ढंग से बर्ताव नहीं करते। मैं देखा हूँ मेरे जीवन के ये 53वां साल चल रहा है, मैं MLA MP राज्यसभा मेंबर बन के, और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चुन के सतत आया और जो अपोजिशन लीडर कर्नाटक में, फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स वहाँ, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर यहाँ आने के बाद लोकसभा में विरोध पक्ष के नायक बन के, फिर राज्यसभा में आके, फिर वहाँ अपोजिशन पार्टी के नायक बन के, और सेंट्रल में मिनिस्टर बन के। बहुत कम लोग हैं, कोई नहीं है, नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो वैसा ही मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला और मैं ऐसे एक घर से आता हूँ, या आप घराना बोलते, घर बोलते, कुछ आता हूँ। तो मेरा 1947 में पूरा घर जल गया था, बर्बाद हो गया था। मैं अपने माँ को खोया, बहन को खोया और चाचा को खोया, भाई को खोया। मैं अकेला किसी झाड़ के नीचे खेल रहा था, ऐसा मेरे पिताजी बताए। वो खेत में काम कर रहे थे, तब लोगों ने जाके उनको बताया, भाई तुम तो खेत में काम कर रहे, तुम्हारा घर जल रहा है वहाँ। तब वो भागते भागते पहले बच्चों को उनको ढूंढने लगे। कोई बच्चा जल के खाक हो गए थे, माँ भी खाक हो गई थी। मैं एक किसी झाड़ के नीचे धर्मशाला के सामने खेल रहा था, तो उन्होंने उठा के मेरे को बचाने के लिए वहाँ से चलते चलते रेलवे पकड़े, फिर पुणे गए। जब पुणे में हमारे रिलेटिव चाचा जो महार रेजिमेंट में काम करते थे, उनको देखने के लिए जब हम चले गए, तो वो 47 में उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट मिली, तो वो गुलबर्गे की तरफ आए। हम इधर चले गए, वो उधर आ गए। फिर हम परेशान हो गए। फिर हमारे पिताजी पुणे टू गुलबर्गा ट्रेन से निकले, वहाँ पर ढूंढे, कोई नहीं मिले। आखिरी में एक टेक्सटाइल मिल थी जिसमें हमारे पिताजी को 8 दिन में ही काम मिला। वहीं टेक्सटाइल मिल में एक कार्डिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें काम मिलने के बाद सिर्फ हमारे पिताजी ने मेरे को पाला पोसा, शिक्षण दिया और लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया। तब स्टूडेंट लीडर भी बना, लेबर लीडर बना। 69 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। तब से लगातार
जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक आके पहुँचा हूँ, ये अपने खुद के मेहनत के ऊपर और हमारे पिताजी के आशीर्वाद से। शायद ये भी बहुत कम लोग होते होंगे, किसी ना किसी को आर्थिक मदद होती है या शैक्षणिक मदद होती है, और समाज में बड़ा जब उनका कद होता है तो ऐसे लोगों को तो हर चीज़ इजीली मिलती है। लेकिन मेरे को मेहनत करने के बाद ही ये मिला, और अकेला मैं और मेरे पिताजी ये यहाँ तक मेरे को हमारे पिताजी ने पहुँचाया। अब मैं 82 चल रहा है मेरा, तो कहने का मकसद क्या है, मेरे को किसी की सिंपत्ति नहीं चाहिए। मैं एक वर्कर का बेटा हूँ और जनता की लड़ाई में हमेशा बचपन से लड़ते हुए आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसीलिए ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए दिया। लोग आते हैं या तो ऊपर से नीचे बैठते हैं आके, या कोई उनको नीचे से ऊपर उठा लेता है, तो हम जमीन पे ही चलते चलते दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो इसलिए वो सड़क पे हम लड़ने की भी तैयारी रखे हैं, सदन में लड़ने की तैयारी है, और वहाँ पर एमएलए बन के वहाँ भी लड़े हैं। और लड़ाई में हम कोई कसूर नहीं रखेंगे, लड़ते ही रहेंगे जब तक जीत नहीं पाएंगे या जीतेंगे नहीं। खड़गे जी, बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री बात करते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। आपका नारा क्या है? कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की गारंटी, जब हम पावर में थे, यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा ये गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी, और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए, गरीब लोगों को हमने वो काम किया। ऐसे कितने हैं। इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया और उस बैंक नेशनलाइजेशन किया। ऐसे बड़े 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। फिर ये जो यूपीए सरकार ने जनता के लिए बहुत से प्रोग्राम हमने किए हैं, और वो गारंटी हमने लोगों को देकर किया है। उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए। ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी, क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख एक काला धन दूंगा बोले, दिए। वो कौन सी गारंटी थी? वो ऐसी ही गारंटी आज पब्लिश कर रहे हैं। आप बताओ, जो बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटमेंट के तरह देखते हैं। ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। जैसे बहुत से लोग आप देखे होंगे बम्बई में, उधर इधर देहातों में, औरतें जो कॉमन लोग होते हैं, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता या जिनके पास सब सहूलतें हैं उनकी बात नहीं करता, पानी के लिए लड़ते हैं। और गांव में जब एक अपना क्या होता है कि वेल होता है ना पानी का, वहाँ पर भी मैं डालूं तू डालूं, वहाँ लड़ते रहते हैं। तो वो लड़ते वक्त कुछ अपने गालियाँ देते रहते एक दूसरे को, मेरा पहले चंबू अंदर जाना, दूसरे का ना। वैसा यहाँ पर मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारे पार्टी को तो गालियाँ देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं, या नहीं सोनिया जी को देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 53 साल में देखा हूँ। ठीक है खड़गे साहब, एक ये
ये विषय आज का है। आपकी चुनी हुई सरकारें गिर जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार पे संकट है और खबर ये भी आई है अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं। जहां आपकी इससे जुड़ा प्रश्न मेरा ये है, ये ऐसा क्यों? और क्या कोई विचारधारा का कोई अपना वजूद नहीं है पार्टी में कि लोग विचारधारा से जुड़े, जीत के बाद टूट जाते हैं और छोड़ जाते हैं? देखिए, जो अपने सिंघवी साहब का अभी रिजल्ट नहीं निकला, बराबर है 34-34, लेकिन सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ। हर जगह अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में तो आप हिम्मत दिखाना चाहिए। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा ही किया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही किया था? क्या तोड़फोड़ करके हम कोई भी, राजीव गांधी ने ऐसा किया था? तो ये लोग क्यों ये कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा। ये तो मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा ही करते गए जी, तो एक दिन इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बर्बाद करेंगे और संविधान को ये रख देंगे अलग। तो ये अपनी बात है। तो अगर आपको बहुमत मिला है, ठीक है, हुकूमत कीजिए, आपके आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको जो लगता है, लेकिन डरा धमका के अगर कोई डेमोक्रेसी में करता है, ये चल नहीं सकता। पर खड़गे साहब, आपकी पार्टी से पिछले एक दशक में 2014 के बाद कई बड़े नेता गए। हाल फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भी चले गए, अशोक चव्हाण। तो मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि एक विचारधारा की ग्लू होती है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, 100 साल पुरानी पार्टी है, लोग संघर्ष करते हैं। 60 और 70 के दशक में आपने वहाँ की राजनीति देखी है, लोगों ने संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, चंद लोग पावर के भूखे होते हैं। वही लोग जब 30-40 साल हमारे साथ थे, हमारे आइडियोलॉजी में कौन सी बदलाव आ गया, इसलिए वो चले गए। 30-40 साल, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पावरफुल था, उसके पास अधिकार था, इसीलिए सब बाहर के भी जुड़ते जाते थे। यहाँ तक कि हम पिछले की हिस्ट्री अगर बताएंगे, आइडियोलॉजी के ऊपर ही अशोक मेहता ज्वाइन किए थे। आप लोग अगर पीछे गए तो बहुत से लोग, चंद्रशेखर भी, वो पहले तो पीएसपी में थे, वो भी जुड़ गए। वो मेरे डिस्ट्रिक्ट को आए थे, गुलबर्गे में। 144 सेक्शन जब लगा गया तो हम तो अभी छोटे थे, उन्होंने जब आए, मोहन धारिया, कृष्णाकांत, चंद्रशेखर, ये सब तकरीर कर रहे, तो वो 144 में उनको ये कर दिया, गिरफ्तार किया। हम लोगों को भी किया। बोलने का मकसद, जो आइडियोलॉजिकली लड़ना चाहता है, अब मैं हूं, एक ही पार्टी में हूं, एक पार्टी, एक ही चिन्ह, 2 चिन्ह हो गए मेरे। पहले हमारी गाय बछड़ा थी, उसके बाद हाथ आ गया, तब से मैं एक ही पार्टी में हूं। क्या मैं कहीं निराश हो गया हूं? मेरे को तो लक्ष्य है कि एक तो डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मेरे को कुछ मिलो या ना मिलो। पर खड़गे साहब, क्रॉस वोटिंग तो कर्नाटक में भी हुई। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। हमारे को जितने आना चाहिए था वो आ गए, तीनों कैंडिडेट जीत गए, ये खुशी की बात है। अच्छा, चलिए थोड़ी अब इंडिया की बात कर लेते हैं। ये बात कही जाती है कि
जो गठबंधन है, जो आप कहते हैं कि बहुमत लेकर आएगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो हवा की तरह है, मौजूद है पर दिखाई नहीं पड़ता। हवा की तरह है, लेकिन आदमी को जिंदा रहने के लिए हवा तो होना ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बना के ही आप हवा चलती है। देखो ये सब उनका क्रिटिसिज्म क्या है, ये हवा की तरफ है, ये कभी राहुल गांधी की लेकर बात करते हैं। अरे ऐसा नहीं होता भाई, हर डेमोक्रेसी में कभी गठबंधन होता है, कभी एक पार्टी बहुत ही पावरफुल है तो वो अकेली लड़ती है, या अपने आइडियोलॉजी के तहत अगर कोई मिला जुला आता है तो उसको लेके चलते हैं। तो हम सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं, उसमें सभी बहुत से पार्टियां हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। कितनी भी कोशिश मोदी जी करेंगे वो इसमें उनको यश नहीं मिलेगा। वो तोड़ने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, देखेंगे हम भी उतने ही मजबूत है जितने उन्हें तोड़ने के लिए तैयार है, तो हम टूटने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों का इंडिया का सचिवालय होगा, साझा प्रवक्ता होंगे, एक तरह की एकजुटता होगी, लोग मिलके काम करेंगे। सचिवालय भी नहीं है खरगे साहब, साझा प्रवक्ता भी नहीं है इस वक्त, साझा रैलियां नहीं हुई, मनमुटाव हो गया। नहीं, ये देखिए, वो पहले जिन आदमी को हम अपने गठबंधन में लिए, और पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन में है, और आप लिखने वालों को जो फ्रीडम है, हमारे बारे में लिखने के लिए आपको फ्रीडम है, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने के और बीजेपी के बारे में लिखने का फ्रीडम आपको नहीं है। मैं अपने घर में पहला मीटिंग किया, पहले मैं बुलाया शरद पवार जी को, उनसे बातचीत किया, फिर उसके बाद में डीएमके को हमने बुलाए, हमारे घर में ही बातचीत हो गई। फिर उसके बाद में सभी पार्टी एक एक करके हमने बुलाकर तैयार किए। आखिरी में हमारे केजरीवाल जी भी आए, वो भी बात किए, हमारे घर में मिलके मैं और राहुल जी भी थे। सब मिलने के बाद मीटिंग कहाँ करना, तो कोई कहा कि बेंगलुरु में करूं, कोई कहा कि दिल्ली में करूं, तो आखिरी में ये उन्होंने बोला कि पटना में शुरू करना चाहिए। तब दूसरे मीटिंग में उन्होंने खुद कहा, नीतीश जी ने, भाई हम पटना में करेंगे, हमारी सरकार है, सब कुछ मजबूत है, वहाँ करेंगे। उन्होंने कहा, लोगों को जुटाए, हम बात करें, हम उनको भी बुलाए। आप देख सकते हैं एक एक दिन के लिए एक एक फोटो सब पूरे। बाद में वो क्लेम करने लगा है, मैंने सबको एकजुट किया, मैंने सबको बुलाया, और ये आगे बढ़ रही नहीं। आप कह रहे हैं वो उन्होंने झूठ बोला? ना, झूठ बोला नहीं बोलता, कभी कभी क्लेम होता है ऐसा। भाई जब हम मिलके काम करते हैं, मैं किसी को दोष नहीं देता। कभी कभी अब दूसरे गठबंधन दूसरा अगर हो गया तो इसके ऊपर बोलते रहते ना। कुछ लोग चाहते थे कि आपका नाम घोषित हो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। ये देखो, ये सब ये चीजें अगर मैं उल्टा कहूं तो आप लोग नाराज हो जाए। ये भी हवा की बात ही है ना। जब होता है कब, पहले आंकड़े लो ना, सब लोग मिलके आंकड़े बनाओ। आंकड़े बनाने के बाद कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पार्टियां मिलकर तय करेंगे। इसी मंच पे केजरीवाल ने कुछ देर पहले बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि लेट हो गए। लेट, देखो मैं वो लेट का समय किसके वजह से क्या हुआ ये गिनना नहीं चाहता। मैं सबको मिलके लेके चलना चाहता हूँ मेरे पार्टी के तरफ से। अगर कोई कमजोरी भी हमारी है तो हम मान लेंगे, भाई ये हमारी कमजोरी है, ठीक है, आगे चलिए। ठीक है। नरसिम्हा राव ने 92 में एक चीज बोली थी, पूर्व प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था
कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, राम से नहीं। अच्छा, हर एक की आस्था होती है, क्योंकि नरसिंह राव जी मेरे को बड़े क्लोज थे। हमारे हैदराबाद कर्नाटक मूवमेंट में वो उस एरिया के ही थे, तो मैं तो हमेशा उनको मिलते रहता था। अब जब कभी हैदराबाद आते थे मिलता था, वो गुलबर्गा भी आते थे तो मिलता था। और उनके जो गुरु थे अपने हमारे उनके जो बहुत बड़े वो चाहते हैं, अब उनके जो वो जिंदगी बीजापुर में ही रहते थे पहले, जी। तो उन्होंने पॉलिटिकली उनको प्रोत्साहन किया था, तो नरसिंह राव जी को। इसलिए नरसिंह राव जी करीबी गुलबर्गा से, बीदर से, रायचूर से और दूसरे इलाके निजाम इलाके से वो संबंध रखते थे, तो इसलिए वो पहले से मुझे उनका मालूम है। और वो एक जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, आपने बोला मालूम है, क्या मालूम है? नहीं, यानी उनके जो विचारधारा थी वो उसके बारे में बोल रहा हूँ। अब राम का आस्था अलग अलग है, आप राम को मानते हो, मैं शंकर को मानता हूँ, उन्होंने गुरु ग्रंथ को मानते हैं, कोई इस्लाम धर्म को मानता है। हर एक आदमी की आस्था अलग अलग है, एक ही धर्म में रह के भी अलग अलग घर के भगवान अलग होते हैं। कभी आपका भगवान हो सकता है, अब मेरे घर में पहले हमारे पूर्वजों का मलार बोल के मैलार लिंग ये था, यानी वो एक जी। सब लिंग जितने भी थे उतने उसमें मल्लिकार्जुन जो है हैदराबाद में, तो वहाँ पर हमारे पिछले लोग सब जाते थे। तो ये आस्था की बात है। आप क्या करते ये पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिक्स अलग है, धर्म अलग है, फेथ अलग है, आपका आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स में अलग है। इसीलिए आप मिक्स करके लोगों को डिवाइड मत करो, और ये कर रहे हैं आज की सरकार। खड़गे साहब, भारत एक आस्था वाला देश है। आपको नहीं लगता कि प्राण प्रतिष्ठान के बाद उत्तर भारत थोड़ा, आप एक तरीके से कह सकते हैं, राममय हो गया है? हाँ? राममय हो गया है, मूड बदला है, एक प्रो इनकम्बेंसी तैयार की है बीजेपी के लिए? अब और एक बार पूछिए, देखता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आपको लगता है क्या प्राण प्रतिष्ठान के बाद जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हुआ रामलला, तो आपको लगता है कि मोदी जी का कद बड़ा है, उत्तर भारत राममय हो गया है? ये एक बड़ा सेंटिमेंट है नॉर्थ इंडिया में। देखिए, नॉर्थ इंडिया में शंकर के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं है। अरे हर पे आस्था होती भाई, आप पॉलिटिक्स में मत लाओ ना। आपको हम ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स अलग रखो, धर्म अलग रखो, तुम्हारी फेथ क्या। एक घर में 3 लोग अलग अलग गुरु को मानते हैं, तो इसीलिए ये पॉलिटिक्स करना बंद करो। या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। आपको जो गद्दी पे बिठाया गया, जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए बिठाया गया, ऐसे प्रॉब्लम तैयार करने के लिए नहीं है। ये काम तो साधु संत जो है वो करते हैं, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग जाते हैं। तुम क्यों साधु बनना चाहते हैं भाई? हाँ, आप लोग क्यों बनना चाहते हैं? छोड़ दो, जिनका काम वो करते हैं। आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे अभी। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, दक्षिण भारत के कई मुख्यमंत्री, उन लोगों का कहना था कि जो दक्षिण भारत से पैसा आता है उतना उनको पैसा नहीं मिलता है। पर ये आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो पूरी पैन इंडिया पार्टी है, इस तरीके की राजनीति से उसे नुकसान हो सकता है? देखिए, ये गलत बात है। साउथ और नॉर्थ ये बोलना ठीक नहीं है भाई। सभी हम भारतीय हैं, इंडियंस है, हिंदुस्तानी हैं, और जब हिंदुस्तान के लोग एक होकर आज़ादी लिए हैं,
और आज़ादी को हिफाजत करना अपना फर्ज होता है। तुम साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बोलते गए तो कोई मुल्क नहीं बचता। मुल्क को बचाना है, तुम सब लोग मिलके एक होकर, आखिरी तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी है तो उसको डिफेंड करने के लिए तुम लोग एक होना चाहिए। पार्टी का सवाल नहीं है यहाँ पर, हमारा देश, इसका सवाल है। अब मोदी बोले तो क्या है, या दूसरा कोई, हम मानते हैं। अरे तुम्हारी पॉलिटिक्स है, तुम्हारी आइडियोलॉजी है, तुम्हारी पार्टी है, कुछ भी करो, लेकिन मुल्क के बारे में उसको तोड़ के, उसको डिवाइड करके तुम लोगों में जो ये भेदभाव तैयार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, और कल यू हैव टू पे फॉर इट। अच्छा चलिए एक बताइए, एक चीज़ पूछी जाए, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में थोड़ा सा मैरी गो राउंड है। जब आपसे कोई विषय के बारे में पूछा जाता है तो आप कहते हैं एक बार वेणुगोपाल को कंसल्ट कर लीजिए। जब उनके पास जाया जाता है तो वेणु जी कहते हैं एक बार मैं राहुल जी से पूछ के बताता हूँ। और जब राहुल जी के पास जाया जाता है तो कहा जाता है कि आई एम नॉट द प्रेसिडेंट, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, आप उनके पास जाइए। देखो, ये मैं कभी किसको उनको पूछो इनको पूछो नहीं कहता। जिसको जो काम सौंपा गया है, अब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, अगर कोई आया साहब हमारे पास डीसीसी नहीं बना, ब्लॉक नहीं बना, तो मैं किसके पास भेजूं? नड्डा के पास भेजूं? हाँ, मैं तो अपने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को ही बोलूंगा ना। अब जब सवाल है मिल के काम करने का, एक्सपीरियंस जो मेरे से पहले सोनिया गांधी जी 25 इयर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनका अनुभव है, और कौन कौन से स्टेट में कैसा है, इसके लिए पार्टी के अच्छाई के लिए पूछना बुरी बात है, उनका सलाह लेना बुरी बात है। तीसरा, राहुल गांधी जी, उन्होंने भी हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनको भी कई चीज़ों को मालूम है, कई चीज़ हम बताते हैं नहीं साहब ये ठीक नहीं है, वो मानते हैं। ऐसा नड्डा साहब कभी पूछे क्या मोदी जी नड्डा साहब को? ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अरे उनको तो मैं अभी आ रहा था यहाँ पर, मुझे फोन आया वो, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अरे हमारे पास तो कम से कम बातचीत करके एक होकर निर्णय लेते हो, तुम्हारे पास ऊपर से जो आता वही सही, और हमको बोलते हैं कि ये हुकुमशाही चलती थी, इंदिरा गांधी ऐसी करी, सोनिया गांधी पीछे से सरकार चलाती थी। अब बोलते हैं भाई पहले फ्रीडम तो तुम्हारे पास के लोगों को पहले दो। अद्वानी साहब को किनारे पे बैठे, जोशी साहब अलग बैठे, अब 250 मिनिस्टर भी ज्यादा बात करेंगे तो हमारी कहीं पत्ती कट जाएगी, पतंग कट जाएगा, तो वो लोग भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग तो ये कहेंगे वहाँ रिटायरमेंट पॉलिसी है, यहाँ रिटायर नहीं होता कोई नेता। नहीं, ये देखो जो काम जिनको सौंप वो हम बोलते हैं वो करते हैं। अगर वो नहीं होता तो हमारी कमेटी, कोर कमेटी है हमारे पास, उनसे पूछ के करते हैं। चलिए कुछ सवाल मैं फटाफट आपसे पूछता हूँ। आपके साथ जो आपका समझौता हुआ, पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगह हुआ, सम्मानजनक था? देखिए पंजाब में इसलिए हुआ कि पंजाब में दोनों मिलके अलग अलग लड़ने का उनकी इच्छा थी, ठीक है। चंडीगढ़ हमको उन्होंने छोड़ा, हम कहीं और जगह छोड़े। दिल्ली में हम 3 लिए, वो 4 लिए, यही समझौता होता ना। अब बहुत से जगह हम लड़ते हैं, जैसा केरला है, केरला में हम लेफ्टिस्ट सभी लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार को निकालने के लिए, फिर से एक बार सत्ता में आने के लिए, उनको रोकने के लिए हम पूरी लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अलग अलग हैं। आपको चिंता नहीं होती खड़गे साहब की कांग्रेस की स्थिति दधीची जैसी हो जाए? कहने का मतलब कि उसको अपने पार्टी के संगठन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े सिर्फ मोदी को बाहर रखने के लिए। एक वक्त था कांग्रेस अपने आप खुद पंजाब में लड़ती थी, उसको ज़रूरत नहीं थी आम आदमी पार्टी की गुजरात में। दिल्ली में आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता था संघर्ष। 3 बार शीला जी मुख्यमंत्री रहीं, लगातार रहीं।
उसके बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं था। आपको नहीं लगता कि धीरे 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 करके शायद 2 ही 3 राज्य बचे ऐसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, बाकी सब जगह आपको गठबंधन में लड़ना पड़ रहा है? देखिए, जहाँ जरूरी है वहाँ पर गठबंधन होता है। ये मोदी के लिए हराने के लिए कोई एक ही प्रश्न का नहीं है इसमें। देश को बचाना है, संविधान के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बचाने के लिए और डेमोक्रेसी को ठीक ढंग से रखने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आइडियोलॉजी की, मोदी जी आइडियोलॉजी पे चलते हैं तो मैं परसों कल गया था, तेलंगाना गया था, आंध्रा भी गया था। आंध्रा में एक तरफ लेफ्ट हैंड को जगन है, राइट हैंड को टीडीपी है, इन्हों बीच में है। तो बताइए कौन सी आइडियोलॉजी है? बताइए आप। नहीं, मैं तो संगठन की बात कर रहा था तीसरी आपसे। चीज, एआईडीएम के और बीजेपी से तो कभी पहले से नहीं जमता आइडियोलॉजिकली, तो कभी नजदीक गए जैसा होता है, कभी दूर गए जैसा होता है। ये अब पंजाब में एसएडी है, इनकी आइडियोलॉजी एक ही है। देखिए, आइडियोलॉजी मोदी साहब जो बोलते हैं वही आइडियोलॉजी, वहां पर दूसरी आइडियोलॉजी नहीं चलती। इसीलिए तो उन्होंने बोलते हैं मैं कुछ कर सकता हूं, मेरी गारंटी। उन्होंने पार्टी की गारंटी नहीं बोलते, ये मोदी की गारंटी। चलिए, आखिर में 2 सवाल। संदेश खली को लेके पार्टी का रुख क्या है? संदेश खली मीडिया में रहा, खबरें आई, औरतों के साथ एट्रॉसिटी हुई, एनसीडब्ल्यू की टीम गई, तमाम चीज़ें हुई, पॉलिटिक्स हुई, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जंगल राज बोला। संदेश खली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना जरूरी है और उसको लीगल गारंटी देने का वायदा तो हमने किया है। मेरी पहली घोषणा ये रही, अगर गठबंधन सरकार आई तो किसानों को हम एमएसपी लागू यानी लीगलाइज्ड कर देंगे, उसको मदद करेंगे और जो चीज़ें हम कर सकते हैं ज़रूर उनके लिए करेंगे। ये नहीं कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो भरोसा दे, वो ठीक कभी नहीं होता। और दूसरी चीज़, अधीर रंजन चौधरी का क्या बोले अब कि जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेश खली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो, वहाँ पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पर महिलाओं पे अत्याचार, नो, महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना, महिलाओं का अत्याचार कंडम करते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। अरे इस देश में साहब वोटिंग पावर महिलाओं को किसने लाया? आज़ादी के बाद अगर किसी ने महिलाओं को वोटिंग पावर दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। अडल्ट फ्रेंचाइज इससे पहले इंग्लैंड में नहीं था, फ्रांस में नहीं था, यानी बहुत लेट करके वो लोग दिए। यूके में नहीं था, यूएस में नहीं था। अरे जो पार्टी हुकूमत में आई और कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया, उसी दिन महिलाओं को भी इक्वल राइट्स दिया और अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत गरीब अमीर महिला पुरुष सबको समान दृष्टि से हमने दिया। वो हम सबको सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस सेशन में आए। मुझे क्लोज करना होगा सेशन। थक गए आप? मैं नहीं थका, मैं बिल्कुल नहीं थका, लेकिन हाँ, आप जाते जाते एक शेर सुना सकते हैं क्योंकि आप मनमोहन सिंह जी की तरह। नहीं, मैं शेर अब सुनाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन कभी वक्त मिला तो ज़रूर और एक बार बुलाइए, आऊँगा, शेर भी सुनाऊँगा
और सरकार के गलतियां भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन कार्तिकेयन। थैंक यू सर। खड़गे सर प्लीज़ आप 1 मिनट के लिए मंच पर रुकें और TV9 नेटवर्क के CEO और MD वरुण दास सर को इस वक्त मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से एक बार फिर से अभिनंदन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। शुक्रिया सर।